अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो लेट्स सपोज अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इसको कहते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। क्लियर है? यानी ऑर्डर चेंज करने से यूनियन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका आंसर सेम होगा। सेकंड हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यही दो सेट हमारे पास होंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे यूनियन की जगह। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। क्लियर है? थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में हमारे पास तीन सेट होते हैं, ए बी और सी। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। ये तो हमें पता है कि इन दो को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास जो रूल है वो ब्रैकेट का होता है। वो रूल ये है कि अगर हम यहाँ पर पहले दो सेट्स पर ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर लास्ट दो सेट्स पर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहते हैं, यानी इसमें जो केल है वो ब्रैकेट का है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में बी हमारे पास तीन सेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम से यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमने पहले दो पे ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर आखिरी दो पे ब्रैकेट लगाएंगे। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। फिफ्थ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इन दो में अगर आप देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में या तो यूनियन होता था या इंटरसेक्शन होता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में यूनियन के साथ साथ इंटरसेक्शन भी होता है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास थ्री सेट होंगे और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि पहले यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसलिए यहाँ पर पहले यूनियन लिखा और इसको और इंटरसेक्शन वाले जो दो सेट हैं उनको हमने ब्रैकेट में लिखा। तो ये चीज़ हमें पता है कि ए यूनियन जो है वो बी के साथ भी यूनियन होता है, और ए सेट जो है फिर इस इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, और यही ए सेट जो है वो सी के साथ भी यूनियन की सूरत में लिखते हैं। तो अगर हम इन दो को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिखते हैं, और ए इंटरसेक्शन ये बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन का साइन लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था। अब हम आते हैं डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की तरफ। डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ। अगर यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट है ए बी और यहाँ पर भी दो सेट ए बी है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम यूनियन लगाते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पर होल कम्प्लीमेंट अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हर सेट पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर है वो सेम होगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन है। सेकंड लॉ जो है वो ये है, यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन। यही तरतीब होगी, ए बी लिखेंगे इक्वल टू ए बी, यहाँ पर इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर होल कम्प्लीमेंट तो यहाँ पर सेपरेटली ए और बी पर कम्प्लीमेंट।
तो इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं ऑपरेशंस की जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 10, 11, 12, 13, b इज़ इक्वल टू 12, 13, 14, 15, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। यानी a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a, इसको वेरीफाई करना है, और a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो आपको मालूम है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a को सॉल्व करते हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a यूनियन b को लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a यूनियन b a की जगह पर उसका अपना सेट लिखेंगे, वो क्या है 10, 11, 12, 13। फिर यूनियन का साइन लिखेंगे, b की जगह पर उसका अपना सेट लिखेंगे 12, 13, 14, 15। अब यूनियन का आपको पता होगा, यूनियन किसको कहते हैं, अगर दो सेट है, दो सेट या दो से ज़्यादा सेट को एक सेट में लाना, इसको हम कहते हैं यूनियन। लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि सेट में वन एलिमेंट टू टाइम्स आप नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम फर्स्ट सेट को एज इट इज़ लिखते हैं 10, 11, 12, 13, और 12, 13 ये जो सेकंड सेट है बी का 12, 13 तो हमने पहले से लिखा है, इसको छोड़ेंगे, 14 और 15 लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इससे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए है। तो बी का सेट क्या है, पहले हम बी के सेट को लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास है 12, 13, 14, 15। फिर यूनियन का साइन लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 10, 11, 12, 13। अब फर्स्ट सेट को एज इट इज़ लिखेंगे 12, 13, 14, 15, और 10, 11 जो है इनको लिखेंगे, जबकि 12 और 13 हमने पहले से लिखा है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा अगर तरतीब दे दें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम है, तो इसलिए ये हमने वेरीफाई कर लिया। दस इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन का, यानी ए इंटरसेक्शन बी को हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सेट लिखेंगे 10, 11, 12, 13। इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, बी की जगह पर हम उसका सेट लिखेंगे 12, 13, 14 और 15। अब इंटरसेक्शन जो है कॉमन को कहते हैं कि दो सेट्स में जो कॉमन है उनको आपने लिखना है। तो आपको मालूम है कि 12 और 13 जो है दोनों सेट्स में मौजूद है, इसलिए हम सिर्फ 12 और 13 को लिखेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी सेट को लिखेंगे। बी सेट हमारे पास है 12, 13, 14, 15। फिर इस इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, ए की जगह पर 10, 11, 12, 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जो कॉमन है वो आपने लिखना है। 12 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो इसको हम लिखेंगे, 13 को भी लिखेंगे। तो ये जो है बी इंटरसेक्शन सी का बी इंटरसेक्शन ए का आंसर है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए की। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a is equal to x such that x belong to positive integer and x is less than or equal to 15, b is equal to set a prime number less than 20, then verify the following: a union b is equal to b union a and a intersection b is equal to b intersection a। यानी ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सिर्फ हमने क्या करना है
ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने पहले टेबलर फॉर्म में तब्दील करना है। तो ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक्स कौन से नंबर है, यानी एक्स का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर के साथ है और ये पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से लेकर 15 तक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू 15। ये हमारा पहला सेट है ए का। और बी का जो सेट है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको भी टेबलर फॉर्म की सूरत में लिखना है। तो ये वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो ख़ुद होता है और दूसरा जो है वो 1 होता है। तो प्राइम नंबर में हमें पता है जो नंबर है, पहला नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये प्राइम नंबर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है। पहले ए का सेट लिखेंगे, ये ए का सेट है, इसके साथ 15 भी शामिल है और यूनियन का साइन लिखेंगे, बी की जगह पर उसका अपना सेट लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यूनियन करते हैं। यूनियन का तरीक़ाकार ये है कि पहला सेट लिखना है, फिर दूसरा सेट लिखना है और जो सेम नंबर है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगा 1 2 3, फिर ये जो है 15 तक ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 2 3 5 7 11 13 ये पहले से लिख चुके हैं। 17 हमने पहले नहीं लिखा है, तो 17 और 19 ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब हम बी यूनियन ए को सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन ए में हम क्या करेंगे, उसका भी यही तरीक़ाकार है। पहले बी सेट को लिखें 2 3 5 7 11 13 17 19। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ए सेट को लिखेंगे। ए सेट में हमारे पास जो है वो 1 है, 2 और 3 को पहले से लिखा है, 4 है, फिर उसके बाद 5 को पहले से लिखा है, 6 है, 7 भी लिखा है, 8 9 10 11 पहले लिखा है, 12 13 भी लिखा है और 14 है, 15 है। क्लियर है। तो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा तरतीब देते हैं। तो तरतीब देने के लिए हम क्या करेंगे, बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू, इसको तरतीब से ये लिखेंगे कि 1 से लेकर 15 तक तो सारे नंबर इसमें शामिल हैं। तो पहले 1 2 3 4 अप टू 15। इसके बाद जो है 17 और 19 ये आप देख सकते हैं, 17 और 19 भी इसमें शामिल है। तो 17 और 19 को भी लिखेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि thus इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन में पहला हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लिखा, फिर बी का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 ये दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 3 5 7 11 और 13। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन ए को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी 2 3 5 7 11 बी सेट में भी है, ए सेट में भी है। तो इसलिए हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 और 13। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, इसलिए हम लिखेंगे thus it is verified that या thus it is proved that left hand side is equal to right hand side. Question number 3. Verify the associative laws of union and intersection. If A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 5 6 7 8 and C is equal to 3 4 5. ये
यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है हमने पहले थोड़ा पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये है, अगर यहाँ पर हमने पहले दो पे ब्रैकेट लगाया है तो यहाँ राइट हैंड साइड पे हम आखिर के जो दो सेट्स हैं उन पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनियन कॉल करेंगे, फिर इंटरसेक्शन कॉल करेंगे, और इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी। तो इसमें हमने सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन लिखेंगे। बी का सेट हमारे पास है 5 6 7 8, इसका अब हम यूनियन लेंगे। तो यूनियन क्या होगा, पहले हम फर्स्ट सेट को लिखेंगे 1 2 3 4 5 पहले से लिखा है, 6 7 8 को लिखेंगे। ये ए यूनियन बी का आंसर है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में, ये ए यूनियन बी जो है बजाते खुद ये एक सेट है। आप इसको यूँ तस्वुर कर लें कि जिस तरह हम अभी डी यूनियन सी को मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी की जगह पर उसका अपना सेट क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए यूनियन बी की जगह पर हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, फिर ये यूनियन का साइन लिखेंगे और सी की जगह पर हम उसका अपना सेट लिखेंगे जो कि इक्वल है 3 4 5 के। अब इसका यूनियन मालूम करते हैं। पहले इसको लिखते हैं पहले सेट को, यानी ये जो ए यूनियन बी का सेट है ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 5 जो है वो पहले से हमने लिखा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी को हल करेंगे। ये तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी का सेट हमारे पास है 5 6 7 8, यूनियन का साइन लगाएंगे और सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 4 5। अब पहले सेट को लिखेंगे 5 6 7 8, फिर ये लिखेंगे 3 और 4 5 तो पहले से हमने लिखा है, उसको थोड़ा तरतीब देंगे। तरतीब देने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, ये भी यूनियन सी का आंसर है। अब ए बी इसके साथ हमने यूनियन करना है, तो पहले ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन लिखेंगे। और अभी बी यूनियन सी, ये भी मैंने पहले भी कहा कि ये एक सेट की तरह एक्ट करता है। अभी ये एक सेट है जिस तरह डी, तो हाँ अब हम बी यूनियन सी की जगह पर अपनी वैल्यू लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसको यूनियन करते हैं। पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 3 4 5 हम पहले से लिख चुके हैं, तो 6 7 8 इसके साथ ऐड करेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, दोनों जो है सेम है। तो जब ये सेम है हम ये लिख सकते हैं कि thus it is proved that A union B bracket of union C is equal to A union bracket on B union C bracket of। क्लियर है। तो ये तो हमने यूनियन का एसोसिएटिव लॉ पढ़ा। इसी तरीके से हमारे पास एक और लॉ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। इसमें भी हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे सॉल्व करेंगे, ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर इस इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। बी की जगह पर हम उसका अपना सेट लिखेंगे, वो इक्वल है 5 6 7 8।
इंटरसेक्शन का तो आपको पता है कॉमन को कहते हैं, तो इसमें जो कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन इसमें हमारे पास सिर्फ 5 है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है एक सेट की तरह एक्ट करता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह डी सेट है या ई सेट है। तो बी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 5, और सी जो सेट है वो हमारे पास है 3, सॉरी इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे 3 4 5। तो इसमें भी जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो 5 है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो है हमारे पास 5 आ गया। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का हिस्सा लिखेंगे। तो बी का जो सेट है वो हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 8, इंटरसेक्शन का अलामत लिखेंगे। और सी का जो सेट है वो हमारे पास है 3 4 और 5। इसमें आप कॉमन देख सकते हो 5 कॉमन है, तो सिर्फ 5 को लिखेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, ए के सेट को लिखेंगे। ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। फिर इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की जगह पर 5 लिखेंगे, ये जो 5। तो इसमें भी जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो 5 है। तो इस तरीके से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है, आप देख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 5 है, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ये अब हम सेकंड पार्ट ऑफ एसोसिएटिव लॉ को हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x का जो सेट है वो हमारे पास 9 10 11 12 13 के इक्वल है, y का सेट 12 13 14 15 16 17 के इक्वल है, और ये जो है 0 1 2 3 अप टू 8 ये z का सेट है। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन और इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंड एसोसिएटिव लॉ मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूनियन मालूम करते हैं और इसका लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो ये है x यूनियन y यूनियन z। तो इसमें सबसे पहले x यूनियन y को उठाते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो x यूनियन y का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा, पहले इस सेट को लिखते हैं 9 10 11 12 13, फिर 12 13 को पहले से लिखा है 14 15 16 और 17 को लिखेंगे। ये x यूनियन y का आंसर है। तो अब हम x यूनियन y यूनियन z को मालूम कर रहे हैं ना, तो x यूनियन y की जगह पर अपना सेट लिखेंगे ये वाला, फिर इस यूनियन का साइन लिखा, फिर z की जगह पर उसका अपना सेट लिखा। क्लियर है? तो इस तरीके से वापस से x यूनियन y का सेट यहाँ पर लिखा, फिर जो है चूँकि हम यूनियन कर रहे हैं फिर इस z के सेट को यहाँ पे लिख लिया। अब थोड़ा इसको तरतीब दे देते हैं। अगर आप इसको गौर से देख ले तो 0 1 2 3 अप टू 17 ये वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0 1 2 3 अप टू 17। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास x यूनियन y यूनियन z है। तो सबसे पहले y यूनियन z को सॉल्व करते हैं। तो y यूनियन z क्या है, y की वैल्यू ये है, यूनियन का साइन लिखेंगे, z की वैल्यू ये है। इन दो को जब हमने यूनियन कर लिया तो ये आंसर आया। इसको भी तरतीब से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 3 अप टू 8। ये तो ये वाली लिख ली। फिर उसके बाद जो है 12 है, 13 है, 14 है, 15 16 और 17 ये लिखा। अब इसको हम लिखेंगे, हमने तो असल में x यूनियन y यूनियन z को मालूम करना है। तो x की जगह पर अपना सेट ये लिखा और यूनियन अपने जगह पे लिखा, y यूनियन z की जगह पर ये वाला सेट लिखा।
वाई यूनियन जेड की जगह पर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो आंसर ये है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है 9, 10, 11, 12, 13, 0, 1, 2, 3 अप टू 8, 14, 15, 16, 17। अब अगर हम इसको तरतीब से लिखेंगे, थोड़ी अरेंजमेंट देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0, 1, 2, 3 अप टू ये 8 है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये जो है 17 तक हमारे पास क्या बनेगा, ये इसका आंसर होगा। तो अब अभी चेक कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 0 से 17 तक और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 से 17 तक। तो इसलिए ये चीज़ प्रूफ हो गया कि x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z इज़ इक्वल टू x यूनियन ब्रैकेट ऑन y यूनियन z ब्रैकेट ऑफ के इक्वल है। तो ये तो हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन हल कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो इंटरसेक्शन है। तो उसमें लेफ़्ट हैंड साइड को ये लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट हमारे पास x इंटरसेक्शन y है। तो x इंटरसेक्शन y को जब हम लिखेंगे, x का सेट पहले लिखेंगे, फिर जो है y का सेट लिखेंगे। इनमें कामन आप खुद देख सकते हैं, वो 12 और 13 जो है कामन है, ये लिख लिया। अब x यूनियन x इंटरसेक्शन z की जगह पर ये 12 और 13 लिखा और इंटरसेक्शन का साइन लगाया, z की जगह पर अपनी वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक लिखा। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कोई भी कामन नहीं है। जब कामन नहीं है तो इसका आंसर क्या है, एम्प्टी सेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास x इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑन y इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ के इक्वल है। y इंटरसेक्शन z को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये y हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17 के इक्वल है इंटरसेक्शन। फिर z का सेट जो 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कॉमन तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। और जब हम x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो ये है, इंटरसेक्शन अपने जगह पर, y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट लिखा। अब हमने वापस इंटरसेक्शन को मालूम करना है, तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, इसलिए आंसर इसका भी एम्प्टी सेट होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों जो है वो एम्प्टी सेट है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू x इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट ऑफ, इसके इक्वल है। तो ये जो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, y इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, z इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो आपको मालूम है कि हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। तो पहली जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो है x यूनियन y ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका राइट हैंड साइड इस तरह लिखा जाएगा, x यूनियन y, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और x यूनियन z, ठीक है। फिर जो दूसरा हमारे पास है वो है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास आएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। क्लियर है। तो अब हम इन दो जो लॉज है इनको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y इंटरसेक्शन z जो है ब्रैकेट में, इस पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो y इंटरसेक्शन z में क्या है, y की जो सेट है वो हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। z का जो सेट है वो है 2, 3,
5 7 11। तो जब हम इसमें कॉमन को ढूंढेंगे तो कॉमन हमारे पास एक 2 है और दूसरा जो है कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें सिर्फ y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होगा, पहले x की सेट को लिखते हैं। x का जो सेट है वो हमारे पास है 1 3 5 7 9 11। तो आप इसको लिख ले पहले 1 3 5 7 9 11, फिर यूनियन का साइन लिखेंगे और y इंटरसेक्शन z की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, पहले इस सेट को लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 और फिर जो है 2 को लिखेंगे। थोड़ी तरतीब इसको देंगे, 1 पहले लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, 3 5 7 9 और 11। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। पहले x यूनियन y को हल करते हैं। तो x की जो वैल्यू है, x का जो सेट है वो है 1 3 5 7 9 11। फिर जो है यूनियन का साइन लिखेंगे। y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 4 6 8 और 10, ये y की वैल्यू है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनियन को मालूम करेंगे। मैं डायरेक्ट तरतीब से लिखता हूँ, पहले 1 2 यहाँ पर है, फिर लिखूँगा 3 4 यहाँ पे है, 5 फिर लिखूँगा, 6 वहाँ पर मौजूद है, 7 लिखूँगा, 8 लिखूँगा, 9 लिखूँगा, 10 11। ये जो है x यूनियन y का आंसर है। अब हम x यूनियन z को हल करते हैं। तो x हमारे पास वही सेट है 1 3 5 7 9 11 और यूनियन का साइन लिखेंगे। z का जो सेट है वो हमारे पास है 2 3 5 7 11। अब इसका यूनियन मालूम करते हैं। तो इसका यूनियन हमारे पास आ जाता है, इसको भी तरतीब से लिखेंगे 1 2 ये वाला लिखा, फिर जो है 3 लिखेंगे, 2 3 है सिर्फ एक लिखेंगे, 2 5 में से एक 5 लिखेंगे, 2 7 में से एक 7 लिखेंगे, फिर ये 9 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z को सॉल्व करते हैं। तो x यूनियन y का जो आंसर हमें मिल रहा था वो ये था 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो ये लिखेंगे 1 2 3 अप टू 11, फिर इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 2 3 5 7 9 11। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, 1 दोनों में मौजूद है, 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 9 भी दोनों में मौजूद है और 11 भी मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो 1 से लेकर 1 2 3 5 7 9 11 और इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास क्या है, अच्छा एक 9 जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, 7 नहीं लिखा है, 7 को भी लिखेंगे, तो 7 भी इसके साथ शामिल। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी इसका आंसर सेम है। जब आंसर सेम है तो हम लिख सकते हैं कि 10 x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z के, ये इक्वल है। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें ब्रैकेट वाले टर्म को पहले लिखते हैं y यूनियन z। तो y की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10, यूनियन का साइन लिखेंगे। z की जो सेट है वो है 2 3 5 7 11। तो इसका आप यूनियन मालूम करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2 3, तरतीब से लिख रहा हूँ, 4 है, फिर 5 है,
फिर उसके बाद जो है 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। ये X यूनियन Z है। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी ये Y यूनियन Z है। तो Y यूनियन Z में हमारे पास क्या है, ये Y यूनियन Z का आंसर है। ठीक है, अब X की वैल्यू को आप लिखिए। X जो है हमारे पास, ये X का जो सेट है वो इक्वल है 1 3 5 7 9 11 के। फिर जो है हम इस इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और Y यूनियन Z का साइन, Y यूनियन Z का जो सेट है वो लिखेंगे। तो Y यूनियन Z का जो सेट है वो हमारे पास आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 इसमें नहीं है, 10 और 11। तो हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन है, तो कॉमन आप इसमें देख सकते हो, एक 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y। पहले x इंटरसेक्शन y को हल करते हैं। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है वो 1 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। y का जो सेट है वो है 2 4 6 8 10। तो लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। अब इसमें जो कॉमन है उस कॉमन को लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप इसमें देख सकते हो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब हम x इंटरसेक्शन z को देखते हैं। तो x हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। z का सेट जो है वो हमारे पास है 2 3 5 7 11। तो मैं लिखूँगा 2 3 5 7 11। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो कॉमन है उसको लिखते हैं। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो ये तो x इंटरसेक्शन z का आंसर है। हमने दरअसल इसको मालूम करना था। तो x इंटरसेक्शन y का जो आंसर है वो तो एम्प्टी सेट है, यूनियन लिखेंगे। और x इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो है 3 5 7 11। अब आप इसको इन दोनों का यूनियन ले लो तो वापस 3 5 7 11। तो ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है। अब आप चेक कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 3 5 7 11 है और राइट हैंड साइड का आंसर 3 5 7 11 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि thus it is verified that x intersection y union z is equal to x intersection y union x intersection z, यानी ये जो है आपस में इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ है उसकी तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हम इस मरतबा डिमॉर्गन्स लॉज को प्रूव करेंगे इन सेट्स के लिए जिसमें यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है 10 11 12 13 14 15 16 17 के। ए सेट इक्वल है 10 11 12 और बी सेट इक्वल है 12 13 14 15 के। तो ये हमारे पास सेट्स है। अभी हमें पता है कि डिमॉर्गन के 2 लॉज हैं। पहली जो लॉ है उसको याद रखने का तरीका ये है कि आप क्या लिखें, ए बी यहाँ पर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें। अब अगर आप यहाँ पर यूनियन लिखते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखें, और अगर आप यहाँ पर होल कम्प्लीमेंट आपने लिखना है तो यहाँ पर हर सेट पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्लियर है। सेकेंड लॉ इसका जो है वो अपोजिट है, उसमें आप यही लिखेंगे लेकिन यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लिखेंगे। ये देखें वही चीज़ है, लेकिन इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन लिखेंगे। तो इन 2 लॉज को हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट लॉ को हम प्रूव करते हैं, यानी ए इन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं जो कि ए यूनियन बी
होल कम्प्लीमेंट के इक्वल हैं। तो इसमें चूंकि यूनियन पहले कॉम्प्लीमेंट बाद में है, इसलिए पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास है, ए किस चीज़ के इक्वल है, ए को आप देख सकते हैं 10, 11, 12, यूनियन का साइन लिखेंगे, और बी जो है वो इक्वल है 12, 13, 14, 15 के। अब इसके बाद जो है आप इन दोनों में जो इन दोनों को एक ही सेट में लिखेंगे, 10, 11, 12 लिखेंगे। अभी 12 पहले से लिखा है, 13, 14, 15 को लिखेंगे। ये ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ गया। हमने दरअसल ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट को मालूम करना है। तो इसका तरीक़ाकार है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है जिस भी सेट पर कॉम्प्लीमेंट आया हो तो फिर उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो अब इस मरतबा ए यूनियन बी इस पर कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये भी दरअसल एक ही सेट की तरह एक्ट करता है, यह भी एक ही सेट है। तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से इस ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, वो था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इससे हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसकी डिफरेंस निकालनी है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी किस चीज़ के इक्वल है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के। तो अब जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और ए यूनियन बी में मौजूद नहीं, उनको आपने सिर्फ लिखना है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब इसमें मौजूद है, सिर्फ 16 और 17 इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आता है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। अभी इस मरतबा कॉम्प्लीमेंट पहले है और इंटरसेक्शन बाद में है, तो इसलिए हम पहले किस चीज़ को हल करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को हल करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस करो। तो ए यूनिवर्सल सेट हमारे पास था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और जो ए सेट है वो है 10, 11, 12 माइनस 10, 11, 12। तो आप अभी इसको माइनस करें। तो 10, 11, 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसको नहीं लिखना है। बाकी जो एलिमेंट रह जाते हैं 13 है, 14 है, 15 है, 16 और 17, इसको आपने लिखना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का भी ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस करें। यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, वो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। माइनस करेंगे इससे बी सेट को, तो बी सेट हमारे पास क्या है, 12, 13, 14, 15 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 13, 14 और 15। ये जो है बी सेट है। तो अभी इससे आप इनको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 10, 11, 12 यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, 13 भी है, 14, 15 भी, इसको भी नहीं लिखेंगे, 16 और 17 को लिखेंगे। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हल करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो हमारे पास ये है, वो लिखेंगे 13, 14, 15, 16 और 17। इंटरसेक्शन का अलामत लिखेंगे, बी कम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है 10, 11, 16 और 17 के। ठीक है। तो अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट इनमें जो कॉमन है उसको लिखें। तो 16 और 17 दोनों कॉमन है, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा, इसके अलावा और कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 16, 17 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, 16, 17 है। इसलिए हम कह सकते हैं दस इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये तो डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ था। अब हम इसके सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। तो सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को हल करते हैं।
तो पहले इंटरसेक्शन है फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट है, पहले इंटरसेक्शन कॉल करते हैं। तो ए का जो सेट है वो हमें मालूम है वो इक्वल है 10, 11, 12 के। इंटरसेक्शन का अलामत लिखेंगे। बी का जो सेट है वो भी हमें मालूम है वो है 12, 13, 14 और 15 के। इसमें जो कॉमन है उसको लिखें। तो इसमें जो कॉमन हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ 12 है, तो 12 को लिखेंगे। अब हमने तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है वो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, वो है हमारे पास 12, तो 12 लिखेंगे। अब इसे इनको माइनस करें, 10 लिखेंगे, 11, 12 दोनों में मौजूद है इसलिए इसको नहीं लिख सकते, 13, 14, 15, 16 और 17। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड कॉल करना है। तो राइट हैंड साइड कॉल करने का तरीक़ाकार क्या है? राइट हैंड साइड किस चीज़ की इक्वल है? वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट कॉल करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस करें। तो यूनिवर्सल सेट हमें पता है वो इक्वल है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के। इससे हमने माइनस करना है ए सेट को। तो ए सेट हमारे पास क्या मिल रहा है? वो है 10, 11, 12, 10, 11, 12। ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट है, ए का सेट है। अब इसमें जो चीज़ यूनिवर्सल सेट में है ए सेट में नहीं उसको लिखेंगे। तो वो हमारे पास है 13, 14, 15, 16 और 17। अब जो है हम बी कॉम्प्लीमेंट को हल कर बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम करते हैं वो यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट के इक्वल है। तो इसलिए हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के, और उससे हम माइनस करेंगे बी सेट को। तो बी सेट हमें मालूम है वो इक्वल है 12, 13, 14 और 15 के। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद है बी सेट में मौजूद नहीं है उनको लिखेंगे। तो हमारे पास जो सेट्स जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और बी सेट में नहीं वो 10 है और 16 और 17 है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो असल में ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट को मालूम करना था। तो इसलिए ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा। पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल है 13, 14, 15, 16, 17 के। तो ये लिखेंगे 13, 14, 15, 16, 17। यूनियन का साइन लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है 10, 16, 17 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 16 और 17। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा इन दो में। अच्छा, अब हम इसको लिखेंगे। अगर मैं इनको तरतीब से लिखूँ तो पहले मैं लिखूँगा 10, फिर जो है मैं लिखूँगा 13 और फिर 14, 15, 16, 17। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को चेक करें उसका आंसर क्या है, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 के। और इसका भी आंसर क्या है, 10, 13, 14, 15, 16, 17 के। तो ये जो है ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं 10 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक्स इज इक्वल टू ए सी ई जी एंड बी, वाई इज इक्वल टू बी डी एफ एच। यहाँ पर भी हमने वही दो लॉज जो है प्रूव करने हैं। पहली लॉ हमारे पास क्या होगी, एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट
विच इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट के, और सेकंड जो ला है वो होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे पार्ट 1 का, तो एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इनमें भी हम एक्स यूनियन वाई पहले हल करेंगे। तो एक्स यूनियन वाई का जो आंसर होगा, एक्स की वैल्यू ये है ए सी ई जी और वाई की वैल्यू बी डी एफ एच, तो इसको हम यूनियन करेंगे तो लिखेंगे ए, तरतीब से लिखता हूँ, बी लिखूँगा, यहाँ पर मौजूद है सी लिखूँगा, फिर डी लिखूँगा, ई लिखूँगा, एफ जी और एच। तो ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, एक्स यूनियन वाई का आंसर है। हमने असल में एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एच के, इससे माइनस करना है एक्स यूनियन वाई को। तो एक्स यूनियन वाई भी हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी है ए बी, फिर जो है सी डी ई एफ जी और एच। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आता है, देखो इस सेट से हमने इसको माइनस करना है, तो यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड कॉल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉल करते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे हल करेंगे, यूनिवर्सल सेट से एक्स सेट को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इससे माइनस करेंगे एक्स सेट को, एक्स सेट हमारे पास है ए सी ई जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, ए दोनों में मौजूद है नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई भी दोनों में मौजूद है, एफ लिखेंगे, जी भी दोनों में मौजूद, एच लिखेंगे। क्लियर, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब वाई कॉम्प्लीमेंट को हल करेंगे। वाई कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से हल करते हैं, यूनिवर्सल सेट से वाई सेट को माइनस करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास वही ए बी सी डी ई एफ जी एच ये है, माइनस वाई सेट किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एच के इक्वल, तो लिखेंगे बी डी एफ और एच। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है और इस सेट में नहीं है उनको लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास है ए सी जी और ई भी है इसमें, तो ये वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट को दरअसल हल करना है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एच के इक्वल है, तो मैं लिखूँगा बी डी एफ और एच, इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए सी ई जी के। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, वो भी एम्प्टी सेट है। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट था, इसी तरीके से वाई का भी राइट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 10x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो अब x से इंटरसेक्शन y को पहले हल करते हैं। तो x का सेट हमें मालूम है वो इक्वल है a c ई जी के, और यूनियन का साइन लिखेंगे, y जो है वो इक्वल है बी डी एफ एच के, बी डी एफ और एच के। तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट को हल करेंगे। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू हमारे पास है a बी सी डी ई एफ जी और एच। इससे हम माइनस करेंगे x इंटरसेक्शन y को, तो x इंटरसेक्शन y तो एम्प्टी सेट है, तो इसलिए हमारे पास आंसर वापस यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा।
ये, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड कॉल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट कॉल करते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से एक्स सेट को माइनस करें। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस एक्स सेट क्या है, वो हमारे पास है ए सी ई और जी। तो अब आप इसमें से माइनस कर लें इनको, तो हमारे पास क्या आएगा, बी डी एफ और एच। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम वाई कॉम्प्लीमेंट कॉल करेंगे। तो वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, पहले यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस वाई का जो सेट है वो वाई सेट हमारे पास है बी डी एफ और एच। तो अब वो यूनिवर्सल सेट से वाई सेट को माइनस करें। यूनिवर्सल सेट क्या था, ये है, और वाई सेट ये है। तो हमारे पास आंसर आएगा ए सी ई और जी। अब हमने असल में एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा था, ये आप देख सकते हैं, बी डी एफ एच। तो पहले आप लिख ले बी डी एफ और एच, ठीक है। और फिर उसके बाद यूनियन का साइन लगाते हैं। वाई कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है ए सी ई और जी। अब इनको यूनियन करते हैं। पहले हम अगर तरतीब से डायरेक्ट लिखते हैं तो मैं लिखूँगा ए और बी, यहाँ पे बी लिखा, सी यहाँ पे है और डी लिखेंगे, ई यहाँ पे है, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे और एच ये वाला लिखेंगे। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं 10 एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी किस्म का भी डाउट हो या किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।